चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और वीरानी थी। ऐसा लग रहा था कि भाई अभी के बूझ से निकल आ जाएगा। ऐसी जगहों पर तो बदरूह भी बसेरा करते हैं, कोई चुड़ैल नोच कर खून पी जाएगी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। आवाज़ों में भी अब उसके रोने की आवाज़ शामिल हो गई थी। वो खुद को समझता क्या है नवाब कहेगा, अल्लाह करे उसका वही शेर चीट फाड़ कर रख दे। रोते हुए बदुआ दे रही थी। पीठ पीछे किसी को बदुआ देना अच्छी बात नहीं है। बेचानी जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सर उठाकर देखा तो सामने मुस्कुराहट लेके खड़ा था और उसने नफरत से मुंह फेर लिया। चलो अब उसे चलने का कह रहा था और खुद चल पड़ा। मुड़कर उसकी तरफ देखा, वो टस से मस ना हुई। मुझे नहीं कहीं जाना, आप क्या करने आए हैं? चलो भाई, अच्छा मेरी गलती थी, सॉरी। अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? वो मना भी यूँ रहा था जैसे उसके 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। नहीं जाऊंगी, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बगैरत नहीं हूँ। इतना जलील किया है फिर भी चली जाओ। इतनी देर रो रो का आवाज़ बैठ गया जबकि आंसू दोबारा से बेहतर है। सोच लो, जहाँ इस वक्त तुम बैठी हो ये सांपों के गाढ़ है। रात के वक्त दरख्तों से उतरकर ज़मीन पर चहलकदमी करते हैं, वो भी कोबरा सांप। वैसे तो यहाँ उड़ने वाले सांप भी होते हैं। खैर तुम्हारी मर्जी। अपनी बात खत्म करके वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। जबकि वो सांपों की वादी में बैठी रही, उसे अना का मसला था। अचानक वो चीखा, अरे तुम्हारे सांप पीछे, सांप हिलना मत। जो अब उससे बुलंद चीख मारने लगी। एकदम खड़ी होकर भागकर उसके पीछे आकर छुप गई। मजबूती से उसकी कमीज को पकड़कर उस पत्थर को देखने लगी जिस पर वो बैठी हुई थी। और कुकू कहाँ है? सांप मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गया। अभी तो यहीं था। खैर जाने दो, हमें क्या, चलो चलें। आयला ने उसकी कमीज छोड़ दी। दोबारा उसकी तरफ देखा, वहाँ सांप तो क्या चपकली भी नहीं थी। चलना है कि नहीं? तुम्हें मुझे कोस रही थी, फिर भी मुझे लेने आ गया था। क्या वाकई मेरे पीछे सांप था? उसने उससे वक्त पीछे देखा तो इस वक्त भी तुम्हारे पीछे दरख्त पर एक सांप है। और कदम बढ़ाते हुए जल्दी से बोली, चलो यहाँ मुझे डर लग रहा है। वो बड़बड़ाया, अगर नहीं आता तो दुनिया से कूच कर जाती है। अचानक उसने चीख मारी। वो झुंझला गया, तुम्हें क्या तकलीफ है? बात पे बात चीखें मारती हो। तुम्हारे गले में हराज तो नहीं पड़ती? मेरे तो कान फट गए हैं, पर्दे भी फटे मालूम होती हैं। वो चिढ़ कर बोला, और मेरे पाँव में कोई चीज़ से टकराई थी, कोई चूहा होगा। उसे चलते हुए सांप कोई देखा नहीं और उसके चेहरे की सफेदी से मुतासर होकर दिलासा दे रहा था। क्या पता था कि मोहतरमा सांप के नाम से इतना खौफजदा हो जाती हैं, और अगर सच का सामने आ जाए तो उसने उसके पाँव की तरफ देखा। तुम नंगे पाँव कहीं हो? अब इतनी बदतमीजी की और मैं गुस्से से नंगे पाँव ही आ गई थी। मैंने बदतमीजी की थी? और वो हैरान होकर बोला, लड़की झूठ मत बोलो, उल्टा तुम मुझे जंगली बेहुदा क्या क्या बोली थी। और फिर मैं ही हूँ जो तुम्हारे पीछे आ गया। ये मेरी आला ज़रबी है और फिर भी तुम्हें लेने आ गया। और नए सिरे से वो तब की थी। अच्छा पहले मुझे मनहूस मुसीबत बला किसने कहा था? अच्छा चलो हिसाब बराबर, किसी का उधार नहीं रहा। मेरा ख्याल है अब झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। तशरीफ़ लाए मेरी निहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अगर आप अंदर आकर मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शते तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। वो आजिज़ी से बोल रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। मेरे ख्याल से बात बात पर ऐसे चिढ़ा रही इसीलिए अपनी सेहत का है ये हाल हो रहा है। खुश रहा करो, और वरना कुछ अरसे में के बाद तुम्हारा नाम चिड़चिड़ी रख देंगे। वो चूल्हे की तरफ बढ़ा और उससे बोला कुछ था दोपहर को जो अब उसने नफ़ी में कहा। सर हिला दिया। सुबह चाय और बिस्किट खाए थे। देखो अगर तुम बीमार पड़ गई तो मुझसे कोई तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी करूँगा। मैं तो चलो काम की धुन में खाने पीने से काफ़ी रहा, लेकिन वो उसे डांट रहा था जबकि वो खामोश थी। चलो तुम भी क्या याद करोगी? आज तुम्हें मज़े से अपना मज़ेदार पास्ता बनाकर खिलाता हूँ। वो डांट भी रहा था जबकि वो खामोश उसकी बातें सुन रही थी। वो तब मेहरबान ही होगी। वो अचानक ही मेहरबान हो गया और उसके बदलने पर भी हैरान थी। और उसने बैग से पास्ते का पैकेट निकाला। छोटी सी पतीली वो अचानक निकाल कर वहाँ से पास पड़े ट्रे की तरफ बढ़ गया। ये काम भी मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर अब्दुल्ला यहाँ होता तो आपके इस हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती, मगर अफसोस वो चूल्हे से हट कर गया। थोड़े से पानी में पास्ता भरा हुआ था और बेचारों को डूबने के लिए चलू भर भी पानी नसीब नहीं। वो बोलकर हंस पड़े। कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर भी ऊपर से थोड़ा पास्ता निकाल दिया और बोली, अगर आपकी इजाज़त है तो आपके बैग से नमक ले सकती हूँ। जो चाहे ले लो। खाना जल्दी खिला दो, तुम्हें भी स्वाब मिलेगा। पूरे दिन का प्यासा भूखा हूँ। मज़ीद कसर तुमने मिन्नतें करवाने में कर दी। और ख़ुद भी बैग से नमक निकाल कर ले आया और पूछने लगा, क्या कुछ चाहिए? हाँ ऐसा करें, मछली और मशरूम्स का एक डिब्बा ला दें। सामान तफसीली जायज़ा लिया तो फिर वो वाज़ह सुबह ले चुकी थी। वो बड़ी सादतमंदी से दोनों चीज़ें ले आया और खुशी से खोलकर पास्ता आयल हो गया। और फिर उसका पानी कहाँ
پھینکوں؟ وہ تو بولا لاؤ میں باہر پھینک لے آتا ہوں۔ اس ٹائم بڑا ہی اچھا بچہ بنا ہوا تھا، اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور اس ڈر سے وہ اسے نہیں دیا گیا۔ پانی کے ساتھ سب پھینک دینا، وہ خود ہی اٹھا کر باہر لے گی اور خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے۔ پلیٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس لیے اپنے لیے لے کر اڑنے لگا اور فرینک پین میں کھو کر وہ یہاں سے سب چیزیں ایک ایک کر چمچ بھی وہ اپنی پلیٹ میں رکھ کر کارپیٹ پر بیٹھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے لیے پتی کے ڈبے سے چمچ نکال کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ کے وہ بڑی رغبت سے کھانا کھانے لگا۔ بڑے دنوں کے بعد اس نے کوئی ڈھنگ کا کھانا کھایا تھا اور کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ خالی پلیٹ کر کے وہ نکال کر لے آیا تھا جبکہ وہ کھا پی کے فارغ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی جلدی کھا چکی ہو؟ وہ حیران ہوا اور اس کا ندیدہ پن اس کا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ اور لو نا، اتنا تھوڑا سا کھایا ہے تم نے، شاید ہلوس کی وجہ سے۔ وہ اس کو اسرار بول رہا تھا اور آئلہ کو لگا کہ اس کے حوالے سے طنز کر رہا ہے۔ میں اتنا ہی کھاتی ہوں، شکریہ۔ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا۔ اس نے سوچا کہ اپنے حالات اب تفصیل سے سنا دینا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو۔ کل تو میں پورا دن بھوکی پیاسی جنگل میں بھٹکتی رہی، لیلا نے کہ نیچر نے سب کو مروا دیا اور پھر ایڈونچر نے سب کو مروا دیا۔ ٹھیک سے بات کر نہیں پائی تھی، اس نے بوریت سے ٹوک دیا اور ظاہر ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہوگا، شوق سے تو تم یہاں نہیں آئی پھر رہی تھی اور اس کے ذکر سے رہنے دو، دوسری بار بھی اس کے اوپر سے ہی گزری بات سنیے۔ روک دیا اور اس کا منہ پھولا دیکھ کر وہ ہنس۔ دیکھو تو میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا عجیب ہو، کسی کو تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی اور آپ کی بھی کہانی دردناک ہے، آہوں سے اس کی والی ہوگی اور اس وقت میرا رونے کا کوئی موڑ نہیں۔ اس وقت تم سناؤ گی تو خود بھی رو پڑو گی۔ پہلے بھی 20-25 لیٹر پانی آپ کی آنکھوں سے بہہ گیا ہے اور اسی وجہ سے اب ایسا کریں کہ آپ عجیب آدمی ہیں۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی تجسس نہیں ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ اور پلیٹ رکھنے کھڑا ہوا اور بولا اچھا یہ بتاؤ کافی میں بناؤں یا تم؟ اس نے بات ہی بدل دی، وہ فوراً کھڑی ہوگی اور میرے لیے بغیر شکر کے بلیک کافی کپ اس کے ہاتھ میں لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور وہ گلاس اپنے لیے رال دوسرے کشن گھسیٹ کر پیچھے بیٹھ گیا اور کافی پہلا گھونٹ لے کر وہ بولا لڑکی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کھانا اور کافی بہت اچھے سے بناتی ہو۔ میرا نام لڑکی نہیں، میں آئلہ ہوں۔ اور بار بار لڑکی سن کر تنگ آ کر اس کو ٹوک دیا وہ۔ او آئلہ کرام، میں نے کتنا بھلکڑ ہوں، اخبارات میں آئے دن آپ کی نیوز چل رہی تھی اور بس ذہن سے نکل گیا۔ اور اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آئلہ نے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، کافی پی کر گلاس اٹھا کر میز پر رکھ کر واپس کشن پر بیٹھ گئی اور اس کی خاموشی نے اس کو انجوائے کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب سوچنا چاہیے۔ وہ کھڑا ہو کر جمائی لیتے ہوئے اور لاپرواہی جواب کا انتظار دیے بغیر ہی لیٹ گیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی، ایمرجنسی لائٹ، جیسے چارجنگ کی شدید ضرورت تھی، جیسے گل ہو خوب اندھیرا چھا گیا ہو۔ اس نے کوئی چیز اٹھائی اور اوپر کی طرف اچھالی اور یہ بولو یہ لے لو۔ وہ جو ابھی ادھر وہیں بیٹھی تھی، ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس نے کمبل دیا تھا۔ اسی دن موسم اچھا تھا مگر رات کو کافی سردی تھی۔ کل رات بھی وہ ٹھٹرتی رہی اور پہلے اس کے دل نے کہا تھا اور چپ کر کمبل کے گرد لپیٹ لیا اور اس کے کمبل میں سے پیاری پیاری سانسوں کی خوشبو، تازہ والی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا پرفیوم استعمال کرتا تھا مگر خوشبو لاجواب تھی۔ وہ خوشبو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے لگی تو اس کی آواز آئی، میں تمہیں کل صبح ہی چھوڑ آتا ہوں، اپنے دوستوں سے لگائی شرط، اپنی شکست کو بھول گیا۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شکار اب میری ضد کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ کئی انسانی جانوں کا تحفظ بھی ہے۔ سوال ہے کہ ہم تو بس شکار کرنے چلے آئے تھے۔ اس کی چالاکی سے میرے سب دوستوں نے میرے سر نڈر کر دیا اور میرے ساتھ سلنڈر کر دیا اور چلے گئے مگر میں نے ہار نہیں مانی اور مجھے بھی ہار سے نفرت ہے۔ اور اس کے جانے کے بعد میں مشن میں ڈٹ گیا۔ پاس والے گاؤں گیا تو پتہ چلا کہ ایک عورت اور 2 بچے اس کا لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ وہ سب لوگوں کے لیے شدید خطرہ ہے اور اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس روز میرے شکنجے میں آ گیا تو تم نے چیخ مار کر کھیل بگاڑ دیا اور آج بھی سارے دن اسی کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، مایوس آ کر۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ آئلہ جواب میں خاموش رہی تو وہ بولا کچھ فرمائیں آئلہ اکرام صاحبہ۔ اس کے نام پر
دار کر بولا، اور پھر میں نے آپ کی تمام تقریر سن لی۔ محترم وقار احمد صاحب ہنس پڑا اور اتنے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا، اور ہنسی کی آئی تو بہت، ویسے خوب تم نے میرا نام کیسے معلوم کر لیا؟ آپ کا تازہ انٹرویو سنا تھا نا، اور ادھار رکھنا مجھے نہیں آتا، اور اسی لیے وہ بے ساختہ بولا۔ تم نے؟ اچھا، تبھی تو میں سوچ رہا تھا تم مجھ سے امپریس کیوں ہو؟ ویسے آپ سڈنی آ کر دیکھو، میں واقعی کتنا مشہور ہوں۔ وہاں کی میگزین میں میرے مکالمے چھپتے ہیں، لوگ میرے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ ہاں، آپ کو میاں مٹھو بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ چڑ گئی تھی۔ آئلہ خاتون اسے میاں مٹھو نہیں، خود شناسی کہتے ہیں۔ صرف آئلہ ہوں میں۔ وہ چڑ گئی۔ خود شناسی نہیں، خود پسندی کہتے ہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئی تھی۔ وہ بولا، صرف آئلہ، اگر یہ خود پسندی ہے تو تب بھی کچھ غلط نہیں۔ آج کے دن تمام واقعات سوچ کر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چولہے کے پاس کھڑا تھا اور پھر چائے پی رہا تھا۔ وہ موم بتی جلا کر رکھی تھی۔ گردن موڑے اس نے دیکھا تو چائے اور سلائس تیز تیز کھا رہا تھا، اور گیلے بکھرے بال بتا رہے تھے کہ وہ آج نہایا ہے۔ گھڑی آج بھی کل کی طرح 4 بجا رہی تھی۔ ہلکی نیلی جینس سلور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرایا، بولا، سو جاؤ، ابھی بہت صبح ہے۔ وہ خاموش پڑی رہی، اور کب رہ کے وہ اپنے بیگ سے رائفل اور ریوالور نکال کر اس کے بعد شوز پہنے، گھڑی باندھی نکلنے لگا تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، اگر ایک ہفتہ آپ کے قابو میں نہیں آیا تو آپ یہی رہو گے؟ ہفتہ کیا، سال بھی نہ آیا تو میں یہی رہوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کچھ میرے حال پر رحم کریں، میرا کیا قصور ہے؟ وہ اس کو اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میں نے کب کہا کہ آپ کا کوئی قصور ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ آپ چلی جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں گئی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ رہنا یہاں مزے سے کھاؤ پیو، مجھے بھی کھلاؤ، ثواب کماؤ، اور باقی باتیں رات کو ہوں گی، اللہ حافظ۔ وہ اس کے پریشان چہرے پر نگاہ ڈال کر نکل گیا، اور اس کے جانے کے بعد نیند کب آئی؟ اس کے ہونے کا عجیب سا تحفظ ملتا اس کے جاتے ہوئے ختم ہو گیا تھا۔ وضو کر کے نماز پڑھی، ناشتہ کیا، اور سارا پھلاؤ سمیٹ کر وہ کارپیٹ پر بیٹھ کر ٹائم گزارنے لگی۔ کتنا گندا حلیہ میرا ہو رہا ہے، کاش کوئی دوسرے کپڑے ہوتے تو بدل لیتی۔ اور اس کی نفاست پسند طبیعت کو گراں گزرا اچانک اس کے خیال میں آیا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اسے کیا پتہ چلے گا، وہ تو شام کو آئے گا، تب تک میرے کپڑے سوکھ بھی گئے ہوں گے اور میں اسی حلیے میں نظر آؤں گی۔ تو وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ شجر ممنوعہ کی طرف بڑھی۔ پہلے بیگ میں تو وہ شکار کا سامان تھا، اور دوسرے بیگ میں کپڑے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوگی۔ کپڑے ایسے نکالے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے بیگ میں سے گھسا۔ بڑی احتیاط سے صابن شیمپو نکال کر جھیل کی طرف آگی، خوب اچھی طرح گھٹنوں تک پیر دھوئے اور 2 مرتبہ بالوں میں شیمپو کیا۔ اور کہاں وہ روز نہانے والی ہو، اور کہاں یہ حال۔ خوب اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کر وہ حیمز میں آئے، کپڑے بدلے اور اس کے برش سے بال سجائے، اور واپس جھیل پر اپنے کپڑے دھوئے، خوب نچوڑ کر تاکہ جلدی سوکھ جائیں، اور وہی خیمے کے پاس بیٹھ کر پتھر پر ڈال دیے، اور دھوپ خاصی تیز تھی اور آدھے گھنٹے میں ہی سوکھ جائیں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور خیمے میں آ کر بیٹھ گئی، کپڑوں کے سوکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ بے شک وہ موجود نہیں تھا، اور اس کی چیزیں استعمال کر کے خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ عین اسی وقت جیپ کے رکنے کی آواز سے اور اس کی سانس نیچے کی نیچے اور اوپر کی اوپر ہوگی۔ اس کا دل کہیں چھپ جائے، غائب ہو جائے، اور اسے آج جلدی آنا تھا۔ آج جیسے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے کی، جیسے وہ اندر داخل ہوا۔ ظاہری سی بات ہے، چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ آتے ہی پہلی نظر اسی پر پڑی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، اور اتنے قداور انسان کے کپڑے اس کے جسم پر کیسے سما سکتے تھے؟ جینس کے پنجے تو پتہ نہیں کتنی بار فولڈ کر کے پوری طرح، کندھے بھی کہاں تک تھے اور کہاں پہنچے ہوئے تھے، اور اتنی بری طرح اپنی زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہونا پڑا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی حیرانی سے اسے دیکھا اور سر جھکائے شرمندگی سے کھڑی ہو گئی، اور اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ نظر نہ اٹھا کر دیکھتی ہی وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا اور ریوالور اور دوسری چیزیں نکالنے لگا، اور پھر 2-3 منٹ میں وہ اپنا کام کر کے پلٹا اور ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ تمہیں کس نے سزا میں کھڑا کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، میرا ریوالور تنگ آ رہا تھا، دوسرا لینے آیا ہوں۔ وہ باہر جانے لگا اور پھر رک کر بولا، کل کی طرح بھوکی مت رہنا، کچھ کھا لینا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے دیکھ رہا تھا عام جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے سر کو اٹھا کر دیکھا اور اس کی طرف دیکھتا نظر انداز کرتا بیگ کی طرف ریوالور دوسری چیز، اور بس منتظر تھا اور ملتے رہا۔ ہار جا چکا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، کیا سوچا ہوگا اس نے میرے بارے میں؟ وہ بہت افسوس کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے
अच्छा तो पूछ कर उसके कपड़े ले लेती शर्मिंदगी से तो वो बेहतर था, मगर उसके कहने के बावजूद वो गुस्से से भूखी रही और उसके कपड़े जैसे सूखे और उसे पहनकर उतार कर बड़ा गुनाह कर दिया और उसे रेड और ब्लैक कलर सूट कर वो जान के जब अलग करचे आयला के कपड़े थोड़ी देर में ही पहनने हिलाकर तकाजा था और धो के रखे जाए, इसलिए धोकर सुखाए फिर इसी तरह बैग में रख दिए। आज सारा दिन यही काम, एक जोड़ा तोड़कर कभी वो दूसरा, फिर सुकून का सांस लिया और सलीके से बांध दिया और कारपेट पर बैठ गई। और 6 बजे उसकी वापसी हुई तो वो भी उधर ही बैठी। अंदर आते ही बड़ी भरपूर नज़रों से उसका जायजा लिया, गहरी नज़रों से उसे देखकर निगाहों का जाविया बदलते हुए, क्या हाल चाल है सिर्फ आयला के, आज के दिन कैसा गुजरा। उसकी मखसूस बात से चिढ़कर वो कुछ नहीं, वो बेड पर बैठकर शूज़ उतारने लगा और खुद पर अफसोस करने लगा और वो भी कितना पागल, और वापस शूज़ पहनने शुरू कर दिए। और वह हैरान होकर देख रही, बाहर ज़बरदस्त किस्म के तितरों का शिकार कर लाया हूँ और भून कर खाएंगे। सोचा तुमको कुकिंग है में एक्सपर्ट हो तो पूछ लूँ, क्या ज़रूरत पड़ेगी, पास ही देहात है, खाने पीने का सामान मिल जाता है। अपनी बात खत्म करके वो उसे सवाली नज़र से देख रहा था। आयला ने 2-3 चीज़ें बताई, आता हूँ कहकर चला गया और वापस आया। चीज़ें उसे पकड़ाकर नज़रें देख रहा था और वापस फिर उसकी तरफ आया। अंदर कोई बर्तन ले आओ, नहीं धो लिया जाएगा, उसने हुक्म की तमील की। और मेरा ख्याल है कि आप अच्छे से धोगी हैं, और करो बर्तन पकड़ाओ। और वो खामोशी से झील की तरफ जाने लगी और हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोल सके। मुझे अकेले जाते हुए इसी टाइम डर लगता है, अजीब खूब आ रहा था और पीछे देखा तो खैमे में जा चुका था। उसका ज़रा भी और बढ़ गया तो वो कहाँ देख रही थी और बिल्कुल करीब थी। आप कहाँ आ गए, मैंने आपको आता नहीं देखा। और वो अब तक हैरान थे कि उसने पत्थरों पर चल कर आया हूँ। आपके पास आपके घर के रास्ते में कोई कैक्शा नहीं है, आपको डर से फुर्सत मिले तो कहीं देखे ना। वो आराम से शेर और बेमहल इस्तेमाल करके मुस्कुरा रहा था। और पता है डर के मारे तुम्हारी हालत खराब है, इसलिए आ गया हूँ, जल्दी से कुछ हाथ चलाओ, भूख लगी है। और उसकी बात पर जल्दी करने लगी, जबकि उसके बराबर में बैठकर झील में पत्थर फेंकने लगा। धुलाई का काम मुकम्मल हुआ तो दोनों हैमों में आ गए। आयला ने जल्दी से मसाला लगाना शुरू कर दिया तीतरों पर, और वो पता नहीं वो 12 कहाँ चला गया। और फिर आधा घंटा बैठकर उसका इंतज़ार करती रही। और आप कहाँ चले गए थे, उसने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा। तो पता नहीं किस बात पर हंस पड़ा। आपके बात के जवाब पर हंसा जाए लगे, ऐसा कौन सा लतीफ़ा सुना दिया, इतनी हंसी आ रही है। उसके नाराज़ होने पर चेहरे पर नज़र डालते हुए, एक दोस्त के कहने पर पहली और आखिरी बार इंडियन मूवी देखी और फिर हंसा। और कारपेट देखकर उस फिल्म पर हीरो हीरोइन एक दूसरे से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं, फिर मगर जालिम समाज उसकी राह में रुकावट बन जाते हैं। हर तंग आकर दोनों अपना घर छोड़कर जंगल में आ जाते हैं। हीरो साहब के जो के पढ़ रहे थे अचानक एक आर्किटेक्ट बन जाता है और लकड़ियों को काट कर घर बनाता है, और दोनों ने वहां रहना शुरू कर दिया। हीरो जंगल का शिकार और लकड़ियां लेने चला जाता है, हीरोइन दुखी गाने गाती है और अच्छे अच्छे खाने तैयार करती है। और मैंने दोस्त से कहा जंगल में कैसे रहेगा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बेतुकी फिल्म है। उसने अपनी बात खत्म की तो आयलो का अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हो और अपनी ओट स्पोकन होगा। और उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि गोश्त को क्या चूल्हे पर तल लूँ। और उस बात को बदलते हुए, उसने तुम्हें फिल्मों की बातों पर यकीन करती हो, मैं फिल्में नहीं देखती। बगैर देखे उसके आगे बरख्वाम तितरों को उलट पलट करने लगी। अभी जब तुम मेरे यहाँ बैठी इंतज़ार कर रही थी तो बरसों पहले फिल्म देखी और पास आकर वो बेहद खुश फहमी और ज़बरदस्त हंसी। तुम्हें नहीं लगता कि हम घर से भागे हुए हों, जैसे हीरो हीरोइन की तरह। उसकी बात पर चिढ़ गई, लगता है आप बहुत खुश हैं। अरे तुम्हें कैसे पता चला, वो हैरान हुआ। उसकी हैरत अंदाज देखकर संजीदगी से बोली, आम लोग खुशी से बेतहाशा और बेतुकी बातें करते चले जाते हैं, इसलिए वो बुरा मुंह बनाकर बगैर मुस्कुरा कर, तुम्हारा ख्याल है बिल्कुल ठीक, आप जल्दी से बताओ मैं क्यों खुश हूँ। आपकी खुशी गालबन चीतों शेरों तक महदूद है और उनके ख्याल के मुताबिक कोई और बात होगी। मान गए भाई तुम्हारी जहानत को, अब जल्दी से ये उठाकर बाहर चलो, मैंने तुम्हारी दावत का इंतजाम किया है। वो मसाला लगे तितरों को उठाकर उसके पीछे चलते बाहर आके कुछ फासले पर लकड़ियाँ जला रखी थी और सीहों पर मिलती चीज़ों का नहीं पता था कहाँ से लाया होगा। वो सीहों पर तितर चढ़ाते हुए बोला, और तुमने कभी ऐसा डिनर किया। आयला ने नफ़ी में सर हिलाया, वो भी इसकी मदद करने लगी। गोश्त के भूनने की और लकड़ी को जलने की खुशबू माहौल को खूबसूरत बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पिकनिक मना रहे हैं। कुछ देर वो भूल गई कि वो किन हालात का शिकार हुई थी, घर वाले कैसे परेशान हो रहे होंगे। चांद जैसे अपनी सारी चांदनी के निछावर कर दी और माहौल का असर बहुत इतरों वाले वाकई मज़ेदार थे। और उससे बोली, इतना शानदार डिनर तो मैंने कभी नहीं किया, वो डिनर मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वो गरम गरम सीख से बोटी उतारते हुए बोला, हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही मज़े आएंगे। और आज मैंने उसका काम तमाम कर दिया। बहुत चालाक बनता था ना उसको मारने के लिए,
बड़े बड़े शिकारी नाकाम हो लौटे थे और ये मेरा ज़िंदगी का शानदार कारनामा है। मेरे दोस्त तो खुशी से पागल हो जाएंगे। वो बेहद खुश था। उसकी बात सुनकर वो उछल कूदी। तुम्हें छोड़ने का क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मज़ीद क्या करूँगा? मैं तो रात में ही चला जाता, मगर मसला तुम्हारा है, मेरा क्या मसला है? अभी चलें, आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। वो गहरी सांस लेकर बोला, पागल हो गए तुम? पता नहीं तुम्हारे घर वाले इतने खतरनाक जंगल में कैसे आने दिया। और उसकी बात पर वो चिढ़ कर बोली थी, मेरी सारी बात कभी नहीं सुनी तो मेहरबानी करके खामोशी से इस बात पर कहकर लगाकर हंसा। अच्छा दिल छोटा न करो, आज सुनाओ, मैं खामोशी से सुनूंगा। वो उसकी शरारती लहजे से चिढ़की और उठकर चल पड़ी। देखो मैं इतना अच्छा खाना खिलाया और गुस्से से ज़ाया मत करो, वरना तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैंने कुछ नहीं खिलाया पिलाया। वो बिना कुछ कहे हेमे में आ गई और कुछ देर भी अंदर आ गया। आयला बेड पर बैठी थी। उठो यहाँ से। और उठने को कहा। चुपचाप उठ गई और अपने सिंगल बेड पर जो सोफे का काम भी देता था और फोल्डिंग करना शुरू कर दिया। और ये बेड नया वो सब देख रही थी। मेरा ख्याल है तुम मेहमान बनकर खड़ी होने से मेरा हाथ बटाओ ताकि जल्दी से रवाना हो सके। आयला सुनकर किचन की तरफ आ गई और बर्तन समेटने लगी और उसने सब खाने के बर्तन और बैग में भर दिए और मेज़ की तरफ किताबें और उठाते हुए पूछा, कहाँ रखूँ? ये सामने वाले बैग में डाल दिया। सब सामान बांध गया तो उठा कर जी में रखने की तीसरा चक्कर लगाकर आया तो ये सब शर्ट हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ? उसने जवाब देने के बजाय दोनों हाथ चीज़ें उसकी तरफ बढ़ाई। ये रख लें, तुम खुद ही रख दो। तो वो बैग में रखने लगी तो सब रख के वो दो हेमा उखाड़ रहा था। जी में रखकर हर जगह नजरें दौड़ाई, कुछ रह न जाए। तो आयला एक दरख्त के पास खड़ी कुछ कर रही थी। हरन के पास आ गया तो वो उसकी आमद से बेखबर थी। दरख्त पर अपना नाम खोद रही थी। और तुम्हारा क्या दोबारा कभी यहाँ आने का इरादा है? तो फिर पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ बहुत जहाँ गुजारने तो मेरा नाम लिखता। सोचने वो नाम गहरा करती हुई बोली, बड़े रोमांटिक ख्याल है। मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा ना किस जंगल में मेरा नाम ना होता। और ऐसे आइडियाज़ बुरे नहीं होते। मैं भी लिख देता हूँ। उसी के नाम के नीचे बड़ा सा नाम लिख खोद डाला। और फिर ये भी हमारे साथ ही जाएगा? नहीं, इसके साथ सफ़र नहीं कर सकती। नहीं जाती तो मत जाओ और रहो। और मैं तो जा रहा हूँ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? वो जो भी मनहूस की तरह हाथर लगता है और बहुत मुश्किल घिसा कर उसे आधा सेट कर आधा नीचे। और तुम्हें आना है तो आना, वरना मैं जा रहा हूँ। आयला ने बड़ी मुश्किल से जीप में कदम बढ़ाने लगी। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगी और हरन को बेबसी से देखने लगे और बोले, ये मर गया, आप ठीक से चेक कर लें कहीं ऐसा ना हो कि मकारी कर रहा हो। वो था थर कांप रही थी। वो गुस्से से हो गया था, मगर फिर भी आराम से। आयला क्यों टाइम ज़ाया कर रही हो? बैठ जाओ ना। बहुत मुश्किल से अंदर घुसी तो हरन ने बुलंद आवाज़ में शुक्र अदा किया। और फिर उसकी बात बेनियाज देखने का अंदाज ऐसे जैसे देखना बेचारा उसे ही खूबज़दा कर रहा था। वो नाराज़ अंदाज में बोली, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शेर को मत ऊपर तरजीह दो, मेरी इंसल्ट की है। ये बात अगर जानवर मासूम के बजाय किसी खातून के लिए बोली होती तो मैं आपसे माजरत करता। आयला ने चूक कर कहा और उसे देखा। मुस्कुराकर, मुझे बहुत जल्दी है अपने ठिकाने पहुंचाने की, उसकी लाश सड़ने नहीं। मैंने कुछ तरीके से महफूज किया। तुम ये बताओ तुमने कहाँ जाना है? उसकी बात के जवाब दिए बोली, और वैसे तो मुझे नैरोबी जाना है, मगर आपको जहाँ में सहूलत हो छोड़ दें। वो हंस कर बोला, अच्छा तो हम नैरोबी में रहते हैं? उसकी हंसी पर हैरान थी। आपको कुछ अजीब सी है, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसे तो लगता है कि लैला होती तो बहुत इंजॉय करती। सब घर वाले भूल भाल कर आपको शिकार पर निकल पड़ती हैं। लैला के जिक्र से के साथ ही उसके दोनों के फिक्र सताने लिया। वो लोग हरिये से वो बगौर उसके चेहरे की उदासी को देखने लगा। उसका मोड़ बदलने के लिए बोला, तो खूबियों की मालिक की लड़की हैं, आपका क्या ताल्लुक? आपके दोस्त आपकी तरह बुज़दिल होनी चाहिए। वो अपने बारे में कमेंट्स से बुरा मनाने के बजाय लैला को बताने लगी, वो होती तो सबसे पहले शेर पर पाँव रख कर तस्वीर बनवाती और फिर उसका तफसील से जायज़ा लेती। वो किसी से नहीं डरती, बुलंद इरादे में है और उसके हलाबाज बनने चाहती है। चची ने नहीं करने दिया शौक उसे पूरा। वो मुस्कुरा कर बोला, कहाँ पाई जाती हैं ये लैला? किसी जंगल में होनी चाहिए। वैसे अब तक फेस मिल चुका कि नहीं? मुझे तो सुनकर ही शदीद मिलने का शौक पैदा हुआ। अफसोस मैं लेट हो गया। कुछ देर दोनों में खामोशी शायरी बातों में लगी है। उसका ध्यान शेर से हट गया। थक चुका था, नींद आ रही थी। तो सो जाओ अपने लिए। उसके लहजे में हलूस मौजूद उसका दिल खुश हो गया। नींद तो अभी नहीं आई। थोड़ी देर में खामोशी फिर उससे मुखातिब हुई, आपके घर वाले इतने खतरनाक काम के लिए इजाज़त कैसे दे देते हैं? ऐसा शिकार जिनमें जान का खतरा हो।
मेरे भाई आर्मी ज्वाइन की है और उसने अम्मी को रो रो कर घर सर पर उठा लिया था जैसे अभी जंग छिड़ने वाली हो। और उसके जवाब में वो तंजिया अंदाज में बोला, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, इसीलिए जो जी चाहे अतः कर सकता हूँ। वो उसे देखने लगी। शायद मैंने कोई गलत बात कह दी जिसमें वो हर्ट हुआ था और ख्वाह क्या सराइयाँ करने लगी। वो तेज़ रफ्तार से ड्राइव कर रहा था, शायद उसे वो उसकी जिम्मेदार की बुरी तरह होना चाहता था। आयला चारों तरफ सन्नाटा चाहे माहौल की नजर चढ़ाए हुए अपने हाथों को देख रही थी और कितनी वीरानी और दहशत थी उस जगह पर। अगर साथ ना होता तो कब की अल्लाह को प्यारी हो जाती और उससे बातें कर रही थी। उसी वक्त वो जोरदार झटके से रोकी और उसका सर सामने से टकराते हुए बचाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? शायद जीप में कुछ प्रॉब्लम होगी। और पहले मुकम्मल दिए जवाब दे, ये जांच चेक कर लेता हूँ। और एक हाथ में टार्च पकड़े वो इंजन में कुछ देख रहा था। आयला उसकी मदद के ख्याल से बाहर निकल आई और बगैर कुछ बोले टार्च के हाथ ले ली। और वो क्या कर रहा था? चेक नहीं कर रहा था। जानती थी कि ना दिलचस्पी थी, बस जीप जल्दी से ही हो जाए और वीरान जगह है निकले। अपने हालात में शेर भी नहीं कर सकती थी। ऐसी जगह पर रूहें भड़क रही होती हैं। और फिर वो आप बहुत ही गुस्स रही थी और रो रही थी, थोड़ा नाराज और लहजे में। वो डर कर फौरन दूर हो गई थी। वो 15 मिनट तक मगजमारी के बाद बोला, ठीक है तो थोड़ा सा पानी चाहिए? चलते वक्त ख्याल ही रहा, चेक कर लूँ, फिक्र की बात नहीं, पास ही एक चश्मा है, मैं वहाँ से लेकर आता हूँ, तुम जी में बैठो। वो कैन पकड़ कर जाने लगा। फौरन बोली, मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे यहाँ अकेले डर लगता है। बेवकूफ़ों की बातें नहीं करो, पास ही तो जा रहा हूँ, मैं आपके पास ही साथ ही जाऊंगी। जिद करती उसे जहर लग रही थी। यहाँ खतरनाक राहवार है, पानी संभाल लूँगा या तुमको? मैंने मना कर दिया है, समझे? जी में बैठ जाए और फिर जब तक मैं वापस नहीं आता बाहर मत निकलना किसी सूरत में, समझी? आराम से बैठो, खतरे की बात नहीं है। वो सामने ढलवानी रास्ता है और मैं पानी लेकर आता हूँ। वो उसे तसल्ली देता वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। जैसे ही जल्दी लौटना चाहे, आयला ने पीछे पड़े दरिंदे को देखा और उसे ऐसा लगा लाल आंखों से देख रहा है। उसकी तरफ से जमीन जहन हटाया और उसको लगा कि ड्राइवर सीट पर कोई भूत आकर बैठ गया हो। वो उसकी हिदायत पर वो नज़रअंदाज कर नीचे उतर आई और चाहे कुछ हो जाए अकेले यहाँ से नहीं बैठ सकती। और उसकी तरफ बढ़ गई और जहाँ जाते देखा और वो चाहे 2 कदम चलने से उसे अंदाज़ा हो गया कि साथ चलने से क्यों मना कर रहा था। ऊंचा नीचा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था और थोड़ी रोशनी रहनुमाई कर रही थी। 2-3 दफ़ा ठोकर खाते गिरते गिरते बची थी। मजीद चलना मुश्किल हो रहा था और बैठकर इंतजार करना चाहा। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे बहुत लोग चल रहे हों। उसने खौफजदा होकर उसकी तरफ मुड़कर देखा तो दंग रह गई। 2-4 हबशीनुमा इंसान थे और 4 शायद अफ्रीकी थे और उसके लंबे लंबे मजबूत जिसम बता रहे थे कोई शिकारी हैं। वो उसकी तरफ बढ़े और अपनी जगह से खड़ी हो गई और उनमें से एक ने हाथ में लैलटेन थी। चारों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और वो जैसे ही अब जगह जाने लगी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई। और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जैसे इसके कदम जुबान में क्या बोला और अपनी तरफ घसीटा और पूरी ताकत से खुद को छुड़वाना चाहा, मगर बेसुध पता नहीं कहाँ से वो इसमें ताकत आई और बुलंद आवाज़ से चीखने लगी, हारून 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 बचाओ। साथ ही वो उससे खुद को छुड़ा रही थी। वो जो पानी लेकर वापस आ रहा था उसकी आवाज़ पर कैन वहीं फेंक कर भागता हुआ ऊपर चढ़ा और जो रास्ते में उसने 5 मिनट में किया था वो चंद सेकंड में अबूर कर ऊपर आया। तो मंजर देखकर उसका खून खोल उठा। तेज कदमों से वो बढ़ा तो वो हबशी आयला को छोड़ दिया और जैसे तुम बाद में बात करते हैं पहले इससे तो निपट लें। एकदम वो जमीन छोड़ने पर जमीन पर गिर पड़ी। फौरन उठकर देखा तो हारून सामने खड़ा था और भागकर उसके पास आकर के और उसके पीछे खड़े होकर छुप गई। चारों उसके हाथ के इशारे से रह गई, हिम्मत है तो मुकाबला करो। आयला को उसने दूर हटाया और जोर से इतने झटके जाने से उसके हवास जाग उठे और उसे लगा कि वो उसके हवाले करके हाथ झाड़कर चला जाएगा। और हारून से क्या जरूरत है, ये कोई ना कोई फिल्मी हीरो है, 10 गुंडे जहन्नम हासिल कर देगा। और उनमें से किसी पर नजर डाले अंदर भागने लगी। उसके कान उस वक्त कुछ नहीं सुन रहे थे। उसे पता नहीं था वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे और बस बचाना चाहना था हर कीमत पर। 2-3 मरतबा ठोकर खाकर गिरी थी मगर परवाह नहीं थी। वो भागते भागते पता नहीं कितनी दूर निकल आई। जख्मी भी हुई थी और पाँव शाल हो गए थे, सांस भी फूल रही थी। वो एक ऊंचे टीले के पीछे छुप गई। वो बुरी शिद्दतों के साथ अपने रब को पुकारने लगी, या अल्लाह, इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, इन दरिंदों से मुझे बचा ले। वो सांस तक रोक बैठी थी। फिर से उसने
4 इंसानी चीख की आवाज़ सुनी और उसके बाद वो मुझे छोड़कर तो नहीं गया, मेरी इज्जत बचाने के लिए रुक गया। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, मायूसी घर कर गई और रुक भी गया तो हार गया होगा और ज़्यादा लोग थे और उसे फिर चूहों की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद गहरा सुकून आ गया। लग रहा था कि वीराने में उसके पीछे कोई नहीं है। कितनी अजीब बात है, कुछ देर पहले उसे वीराने से डर रही थी और बिल्कुल डर नहीं रहा था। उसने अपने कदमों के पास से आवाज़ सुनी। पता चला कि इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ और अभी उसने खाई को कूद कर जाने दूंगी और मगर रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सोचकर उठी और उठने से पहले ही उसने देखा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। जब मना किया गया था तो घर से क्यों उतरी? बोलो, वो जैसे बिल्कुल